हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 6 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से भी हमको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, जो आपको मिलेगा 4 नंबर का और 2 नंबर का। आज मैं अध्याय 6 के पूरे प्रश्नावली का क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ, है ना। तो पहले तो मैं आपको 2 नंबर के लाया, जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑप्शन खाली स्थान या सत्य सत्य में, उसके बारे में मैं बताता हूँ प्रश्नावली 1 के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति रियल में देखा जाए तो ये है बिंदुओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो कोई भी यदि हमको बिंदु मिला है, जैसे हमको एक बिंदु मिला है, इसका निर्देशांक 2 अंक दिया जाता है, 4 और 6। मान लो हमको मिला है 4 और 6, तो पहला अंक रहेगा x, पहले अंक को हम मानते हैं x और दूसरे अंक को हम मानते हैं y। हमेशा याद रखना, कोई भी बिंदु का इंसान मिलेगा तो पहला वाला अंक हमेशा रहेगा x और दूसरा वाला अंक रहेगा y। तो ये हो जाएगा x और y अलग अलग हुआ, तो इसको हम कहते हैं x को, इसका नाम होता है भुज और इसका नाम होता है कोटि। x को हम कहते हैं भुज और y को हम कहते हैं कोटि। अब याद रखिए, इसमें हमको मिलेगा अक्ष। पहले प्रश्न के बारे में आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में। यदि कोई, इसको हम कहते हैं x प्लस अक्ष और ये हो जाएगा y प्लस, ये हो जाएगा x माइनस और ये हो जाएगा y माइनस। इसको हम कहते हैं चतुर्थांश, और दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का स्थान होता है 0 0, याद रखिए। अब इसको कहेंगे हम चतुर्थांश। तो इस कोई भी अंक यदि प्लस प्लस में है, 4 प्लस है, 4 प्लस है, तो यदि कोई भी अंक प्लस प्लस में है तो उसको हम कहेंगे पहला चतुर्थांश में। और यदि कोई अंक है प्लस माइनस और प्लस में, याद रखिए हम अधिकतर गलती क्या करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। लेकिन हमेशा कोई भी बिंदु स्थान पहला वाला अंक दर्शाता है x को और दूसरा वाला अंक दर्शाता है y को। तो हम पहले हमेशा x को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर x का निशान क्या हो जाएगा, माइनस, और y का निशान हो जाएगा प्लस। जो माइनस प्लस में रहेगा वो द्वितीय चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश रहेगा और ये द्वितीय चतुर्थांश में, और दोनों जब माइनस माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। और एक यदि प्लस है और दूसरा यदि माइनस है, तो पहला ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये तो हो गया चतुर्थांशों की बात। अब आ गया प्रश्न में आ जाता है, मान लो हमको ऐसे दिया 6 और ऋण 5 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है, तो हम इसके अंकों को ध्यान नहीं देंगे, हम देंगे इसके चिन्हों को ध्यान। तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखते हैं प्लस माइनस किस में आया है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये संख्याएं या ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब याद रखिए, y अक्ष में यदि बात आएगा, y अक्ष में x का निर्देशांक क्या होता है, तो वो हो जाएगा 0। और यदि x अक्ष में y का निर्देशांक पूछेंगे तो वो हो जाएगा 0। मतलब x अक्ष में y का मान 0 होगा और y अक्ष में x का मान 0 होगा। अब ये तो हो गया चतुर्थांश और अक्षों की बात। अब ध्यान दीजिए, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, 0 5 कौन से अक्ष में है। देखो यहाँ पर चतुर्थांश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अक्ष की बात हो रही है। तो 0 5 कौन से अक्ष में स्थित है, तो देखेंगे इसमें 0 कौन है, तो x 0 है। यदि x 0 है तो y अक्ष में स्थित होगा, मतलब ये कौन से अक्ष में स्थित रहेगा, y अक्ष में। और यदि यही आ गया 5 और 0 कौन से अक्ष में स्थित है, तो अब देखते हैं यहाँ पर y का मान 0 है, तो x ये जो है ये बिंदु कौन से अक्ष में स्थित हो जाएगा, x अक्ष में स्थित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, y का मान 0 रहेगा तो x अक्ष में स्थित है, और x का मान 0 है तो y अक्ष में स्थित है। इस तरीके से आपको प्रश्नावली 1 का पूरा क्वेश्चन बनना है। एक और प्रश्न आ सकता है, दोनों अक्ष एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, याद रखिएगा। खाली स्थान रहते हैं, दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर वृत्तांश को बनाएगा 90 अंश। तो जितने भी बात अभी मैं बोला हूँ वो सब क्वेश्चंस 1 नंबर के लिए सत्य असत्य खाली स्थान या सही जोड़ी में आ सकता है, और उससे रिलेटेड प्रश्नावली 1 का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नावली, जिसमें आपको मिलने वाला है सूत्र। मान लो हमको 2 कोई बिंदु मिलता है, मान लो एक बिंदु मिला है P और एक बिंदु मिला है हमको Q। तो एक बिंदु का निशान पहला बिंदु है तो इसको मानेंगे x1 और y1। पहले बिंदु के निशान को हमको मानना है x1 y1 और दूसरे बिंदु के निशान को मान लेना है x2 y2। तो जब हमको दोनों बिंदु का निशान हमको प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी के लिए जब बात आएगा, मतलब हमको प्राप्त करना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी।
वो दो बिंदु है कौन कौन, पी और क्यू। तो इसको हम सीधा लिख देंगे पी क्यू बराबर कर्णी के अंदर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात आएगा तो कर्णी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या हुआ, कर्णी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ये रहेगा जिसके आधार पर हमको प्रश्नावली 2 के पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 2 की तरफ, जिसमें आपको मैं दो क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस फार्मूला को अच्छे से याद रखे रहना भी है ना, और इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 2 की बात हो रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है 3 और 4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर रहे हैं। एक बिंदु हमको मिला है 3, 4 और दूसरा बिंदु मिला है हमको मूल बिंदु। अब मैं आपको बताया था मूल बिंदु का स्थान क्या होता है भाई 0, 0। तो सिंपल सी बात, उसमें नहीं दिया तब भी आपको समझ जाना है कि दूसरा बिंदु हमको मिल गया 0, 0। मूल बिंदु मतलब आ गया उसका मान 0, 0। तो पहला बिंदु 3, 4, दूसरा बिंदु 0, 0। तो इस तरीके से बताइए x1 का मान क्या होगा, ये हो गया x1 y1। ज़्यादा आपको दिक्कत होगा तो यहीं पर दर्शा दीजिएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। गलतियाँ क्या होता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो x1 x2 y1 y2, एग्जाम में हम इतना प्रेशर पे रहते हैं कि हम जो सही बनाना होता है ना उसको भी गलत करके आ जाते हैं। तो आपको एग्जाम में प्रेशर में नहीं रहना है, एकदम ठंडे दिमाग से बैठना है और हर चीज़ को सही बना के लाना है ना। तो ये हो जाएगा x1 y1। कोई भी बिंदु है तो उसमें एक मान रहेगा x का, अगला मान रहेगा y का। फिर से अगला में जाएंगे तो x और y, लेकिन दूसरा बिंदु होता है x2 y2। तो इस तरीके से हमको क्या क्या मिलेगा, देखिए x1 बराबर मिल गया 3 और y1 बराबर मिल गया 4 और x2 बराबर मिल गया, देखिए x2 का मान क्या मिल गया 0 और y2 का मान मिल गया 0। तो हमको x1 y1 x2 y2 का मान मिल गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला तो हमको पता है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होता है कर्णी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ये हमको मिल गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम देखते हैं मान क्या क्या है ना, सिर्फ मान रखना है, मान रखने आना चाहिए। कर्णी के अंदर x2 का मान हमको क्या मिला, देखिए x2 का मान मिला है 0, तो ये हो जाएगा 0 ऋण। अब x1 का मान मिला है 3, तो 3 पूरे का वर्ग धन, ये हो जाएगा y2 का मान 0। कर्णी जहां तक जा रहा है हमारा अंक वहां तक कर्णी को लेके जाना है, लेकिन माइनस है तो माइनस, y1 का मान मिल गया 4, तो ये जाएगा 4 पूरे का वर्ग। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, देखिए 0 में 3 घटेगा तो ऋण 3, मतलब ऋण 3 का वर्ग धन 0 ऋण 4, इसमें आ जाएगा ऋण 4 का वर्ग। अब देखिए संख्या ऋण हो या धन हो, यदि उसका वर्ग है तो हमको मिलता क्या है भाई, धन ही मिलता है। तो ऋण का वर्ग धन और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 धन ऋण का वर्ग धन 4 का वर्ग 16, ये हो जाएगा 16। तो कर्णी के अंदर क्या मिले बताइए, 9 धन 16 मिला के हो जाएगा 25। अब कर्णी 25 का मान होता है 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकला, 5 इकाई। आप चाहो तो इकाई लिख सकते हो। याद रखिएगा कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी रहेगा तो वो ऋणात्मक में कभी भी नहीं आएगा। कभी ऐसा बोला जाता है कि मेरा हाइट ऋण 4 सेंटीमीटर है, यदि ऋण में रहा तो क्या होगा, वो तो जमीन के अंदर में है, समझ जाएंगे ना। तो आपको कभी भी दूरी ऋणात्मक में मिलने वाला नहीं है। यदि ऋणात्मक में आ रहा है आंसर तो समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के स्थान, देखिए वो जो बिंदु है वो सीधे सीधे कहाँ पर, कौन सा अक्ष में स्थित है, y अक्ष। सिंपल सी बात है, y अक्ष में स्थित है मतलब उसका x मान 0, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ा।
आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 ऋण 2 व 3 4 से समदूरस्थ है। मान लो एक बिंदु P है, समझिएगा एक बिंदु P है, एक कौन से अक्ष में स्थित है, y अक्ष में। y अक्ष में स्थित है मतलब सिंपल सी बात, इसमें x मान हो जाएगा 0 और y के मान को हमने मान लिया y। ये बिंदु जो है वो y अक्ष में स्थित है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ये y अक्ष में स्थित मतलब इसमें x मान हो जाएगा 0 और y का मान हमने रख दिया y। अब दो अन्य बिंदु है, मान लो अन्य बिंदु को हमने मान लिया a और एक अन्य बिंदु है जिसको मान लिया b। तो इसका निशान हमको क्या क्या मिला, 5 ऋण 2 3 और 4। 5 ऋण 2, इस बिंदु का निशान 5 ऋण 2 हो गया और अगले बिंदु का निशान मिल गया हमको 3 4, ये लीजिए। और ये बोला गया है कि ये जो बिंदु है इन दोनों से समदूरस्थ है। मान लो ए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमको मिला, तो यहाँ से इन दोनों की दूरी कैसा है, समान, मतलब पी ए बराबर है किसका, पी बी का। पी से ए दोनों दूरी, इन दोनों बिंदुओं की दूरी समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। अब देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक का मान पता करना है और यहाँ से यहाँ तक का मान पता करना है। मतलब हम पहले पी ए के लिए निकालेंगे फिर हम पी बी के लिए निकालेंगे। ध्यान दीजिए, पी ए के लिए जब हम पी ए के लिए बात करेंगे तो पहला बिंदु ये है ना, तो इसको हम कहेंगे x1 y1, इसको हम कहेंगे x2 y2। मतलब पी ए के लिए x1 का मान मिल जाएगा हमको 0 और y1 का मान मिल जाएगा हमको y। x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान मिल जाएगा हमको 5 और y2 का मान मिल जाएगा हमको ऋण 2। ये हमने किसके लिए निकाला अभी, पी ए के लिए। अब हमको किसके लिए निकालना है, पी बी के लिए। चलिए तो पी बी के लिए, जब पी बी के लिए चलेगा तो x1, देखिए पी बी x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान मिल जाएगा 0 और y1 का मान मिल जाएगा हमको y। और वैसे ही x2 का मान मिल जाएगा 3 और y2 का मान मिल जाएगा 4। x2 बराबर 3 और y2 बराबर मिल जाएगा 4। अब हमको क्या बोला गया, दोनों की दूरी समदूरस्थ है ना, चूंकि P से A व B समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर समदूरस्थ है, इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा पी बी। मतलब पी ए और पी बी दोनों आपस में हो गया बराबर। तो पी ए के बीच की दूरी, चाहे बिंदु का नाम कुछ भी हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है भाई, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। एक किसके लिए हो गया, पी ए के लिए, बराबर पी बी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, फिर से वही x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब देखिए इधर भी करनी इधर भी करनी, तो यहाँ से करनी और यहाँ से करनी कट जाएगा। अब देखिए मैं मान रख रहा हूँ है ना, x2 माइनस x1 किसके लिए चल रहा है, पी ए के लिए, तो 5 ऋण 0, x2 माइनस x1 पी ए के लिए ना 5 ऋण 0, 5 ऋण 0 पूरे का वर्ग, प्लस का हमने लिख दिया प्लस। अब देखिए y2 माइनस y1 किसके लिए, पी ए के लिए, तो ऋण 2 ऋण y, ऋण 2 ऋण y पूरे का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 अब किसके लिए चल रहा है, पी बी के लिए, तो 3 ऋण 0, तो ये हो जाएगा 3 ऋण 0 पूरे का वर्ग। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी लिख दिया प्लस y2 माइनस y1 4 ऋण y, वो हो जाएगा हमारे पास 4 ऋण y पूरे का वर्ग। अब चलिए आगे करते हैं, 5 ऋण 0 पूरे का वर्ग मतलब 5 में घट जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। ध्यान देखिए ए के लिए ये हमको फार्मूला देने वाले भैया ना, a ऋण b पूरे का वर्ग। देखो ए घट रहा है तो हमने घटा के 5 का वर्ग कर दिया, ये तो घटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा फार्मूला। लेकिन ए के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, ऋण 2। ध्यान दीजिए ऐसा फार्मूला आप फार्मूला में तो पढ़े a ऋण b पूरे का वर्ग, ए के लिए में ऋण मिलने वाला नहीं था, इसमें हमको ए के लिए में क्या रखते जाना है, ऋण 2। तो ए का वर्ग मतलब a ऋण b पूरे का वर्ग, दिमाग में लीजिए a ऋण b पूरे का वर्ग। इससे सूत्र होता है हमारे पास a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो जहां जहां पर a आएगा वहां पर ऋण 2 रखना है और जहां जहां पर b आएगा वहां पर सिर्फ y रखना है ना। तो a का वर्ग मतलब ऋण 2 का वर्ग, यहाँ पर का ऋण 2 का 2, फिर a के लिए में क्या रख देना है हमको, ऋण 2, और b के लिए रख देना हमको सिर्फ y। तो
तो ये हो जाएगा a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग मतलब सिर्फ y का वर्ग धन y का वर्ग बराबर, ये बराबर है तो बराबर इसमें हमने लगा दिया यही फॉर्मूला में, है ना। अब ये व्यक्ति ऋण 0 पूरे का वर्ग मतलब 3 में 0 घट जाएगा तो ये आएगा 3 का वर्ग धन। अब फिर से देखिए a ऋण b पूरे का वर्ग, लेकिन यहाँ पर a की जगह रखना है 4 और b की जगह रखना है 12, तो a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग ऋण का ऋण 2 का 2 हो गया, a की जगह क्या रखना है हमको 4 और b की जगह क्या रखना है 2, तो गुणा में 4 और इंटू में y धन। अब b का वर्ग मतलब हो जाएगा y का वर्ग। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 5 का वर्ग मतलब हो जाएगा 25, 5 का वर्ग मतलब 5 का 2 से नहीं 2 बार गुना, तो 5 का वर्ग मतलब 25 धन ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यहाँ पर कभी यहाँ पर कभी ऋण और ऋण मिला के हो जाएगा धन 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y। अब देखिए y का वर्ग प्लस है, मान लो मैं पक्षांतर करता तो क्या होता हो माइनस, तो आप क्या करेंगे ये y का वर्ग और ये y का वर्ग काट दीजिए क्योंकि प्लस है, मान लो इसको पक्षांतर करता तो ये भी माइनस हो जाता, तो यही जब काट सकते y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो गया 9 धन 4 का वर्ग हो जाएगा 16 ऋण 2 4 8 और ये हो जाएगा हमारे पास y। अब चलिए y वाले को एक साइड रख दीजिए और जिसमें y नहीं है उसको एक साइड रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4y और 8y माइनस इधर आके प्लस 8y। अब देखिए ये दोनों जुड़ेगा 25 और 4 29 प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 25। ध्यान से ये 25 को प्लस से इधर लेके माइनस कर दिए और ये 4 को प्लस से माइनस कर दिए, माइनस 25 और माइनस 4 जिससे 25 प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 12y बराबर मिल जाएगा ऋण 4। अब बढ़ते हैं आगे हम, तो y का मान हमको निकालना है, तो y का मान निकाल रहे हैं तो 12 गुणा कर रहे हैं ना, तो इधर जाके करेगा भाग, तो ये हो जाएगा y बराबर ऋण 4 बटा 12। अभी कट रहा है ना, कट रहा है तो कटा दीजिए, 4 एकम 4 और 4 या 12, तो इस तरीके से ऋण 1 बटा 3 ये किसका मान है y का, तो यही हमारा आंसर है, बस समझिएगा हमको बिंदु का निशान निकालना है, तो एक मान है 0 और y का मान हमने प्राप्त किया ऋण 1 बटा 3, अतः बिंदु का निशान, बिंदु का निर्देशांक, जब बिंदु के निशान की बात आएगा ना तो कभी भी एक अंक को आप आंसर नहीं करेंगे, आप हमेशा आंसर करेंगे तो बिंदु में 2 अंक होना चाहिए, एक x का रहेगा और एक y का रहेगा, तो x का मान तो 0 है ही और y का मान हमने प्राप्त क्या कर लिया ऋण 1 बटा 3, ये हो गया हमारा आंसर। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ और ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन को 2018-2020 में दे दिया गया है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो दे दिया गया है 5 बचा, मतलब इस साल इसका आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रवणता के बारे में। प्रवणता मतलब होता है ढाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें भी आपको 2 बिंदु मिलेगा, फिर से वही x1 y1 x2 y2, लेकिन सूत्र बदल जाएगा, प्रवणता का सूत्र। लेकिन याद रखिए ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इस 10वीं कक्षा में काम आने वाला नहीं है। मैं अभी एग्जाम दिलाने गया था कंपटीशन एग्जाम, वहां पर भी मैंने प्रवणता 2 बिंदुओं के बीच से रिलेटेड क्वेश्चन बना के आया हूँ, मतलब 10वीं का क्वेश्चन सिर्फ 10वीं के लिए काम आने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आगे लाइफ में भी काम आने वाला है जब आप कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे तब। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3 के लिए। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ 2 महत्वपूर्ण फार्मूला। तो पहला फार्मूला आपको मिलेगा प्रवणता, जब आपको बिंदु में मिला रहेगा x1 y1 x2 y2, जब 2 बिंदु हमको मिला रहेगा तब प्रवणता का सूत्र, प्रवणता को ही हम कहते हैं ढाल, याद रखिएगा, है ना। प्रवणता ही कहलाता है ढाल और इसको हम दर्शाते हैं m से। प्रवणता को कहते हैं ढाल और ढाल को हम दर्शाते हैं m से। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया हमारे पास ढाल प्रवणता का सूत्र। अब दूसरा हमको मिलेगा रेखा के समीकरण का सूत्र। रेखा का समीकरण, रेखा के समीकरण का सूत्र होता है y बराबर mx प्लस c, जिसमें y उस अक्ष को दर्शाएगा, m हो जाएगा हमारा ढाल और c को कहते हैं हम अंतःखंड। याद रखिएगा c को हम क्या कहते हैं, अंतःखंड। इन दोनों फार्मूला के आधार पर आपका पूरा प्रश्न बनने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं पहले वाले फार्मूला के आधार पर बनने वाला क्वेश्चन।
चलिए मिटाएंगे पूरा। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको मिला है एक रेखा बिंदु 7, 3 और 7 से होकर गुजरता है, 3, 7 और 6, 8 से होकर गुजरता है। मतलब एक बिंदु मिला है 3, 7 और दूसरा बिंदु मिला है 6, 8। पहले बिंदु 3, 7 और दूसरा बिंदु मिला है मुझे 6, 8। पहला बिंदु 3, 7, दूसरा बिंदु 6, 8। हमको इसका निकालना है, इसका निकालना है प्रवणता, मतलब x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर हमको x1 बराबर मिल जाएगा 3। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास चौथा, प्रश्नावली 3 का चौथा है ना। अब x1 का मान मिल गया 3, y1 का मान मिल जाएगा मुझे 7 और x2 का मान मिल जाएगा मुझे 6। x1 y1 x2 y2, y2 का मान मिल जाएगा कितना 8, है ना। अब हमको लगा देना फार्मूला सीधा सीधा, प्रवणता या ढाल भी बोलेंगे, है ना। प्रवणता ढाल का सूत्र क्या होता है बताए थे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। बस मान रखो। अब y2 का मान है देखिए 8, यहाँ पर माइनस तो माइनस आ गया, y1 का मान मिला है 7, तो ये हो जाएगा 7 बटा x2 का मान मिला है 6 ऋण x1 का मान मिल जाएगा 3। अब घटा दीजिए, 8 में 7 घटा 1 और 6 में 3 घटा तो 3। यदि ये कट रहा होगा तो आप उसको घटा सकते हैं, और नहीं कटा तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये होता है प्रवणता। प्रवणता का सूत्र अच्छे से याद रख लीजिएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है। देखिए क्या क्या दिया गया है, एक सरल रेखा है, उसका समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, सरल रेखा का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है इसमें हम पहले देख लेते हैं। दिया है सरल रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है, दिया है प्रवणता, प्रवणता जिसको हम कहते हैं एम, 7/3 प्रवणता दे दिया गया भाई, है ना। और अगला, तथा रेखा बिंदु 6 शून्य से होकर गुजरता है। एक बिंदु हमको दिया गया है और दूसरा बिंदु हमको मान लेना है। तो एक बिंदु हमको मिल गया है जिसमें एक बिंदु, जिसको हम पहला बिंदु कह सकते हैं, पहला बिंदु 6 शून्य दिया है, पहला बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु हम मान लेंगे, माना दूसरा बिंदु कोई भी बिंदु है तो उसमें एक मान रहता है x का और दूसरा मान रहता है y का। तो हम सीधा कह लेंगे x और दूसरा को कह देंगे y। तो हमने दूसरे बिंदु को मान लिया x y, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, इसको हमको ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण मतलब y = mx + c वाला जो हमने बनाया था ना, वही आने वाला है हमारे पास। चलिए फिर यहाँ पर हम देखते हैं पहला बिंदु 6 और 0 है, दूसरा बिंदु x और y है, मतलब x1 का मान मिल जाएगा हमको यहाँ पर से 6, तो y1 का मान क्या मिल जाएगा बताइए 0, x2 का मान मिल जाएगा x और y2 का मान मिल जाएगा हमको y। ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2। अब चूंकि प्रवणता दे दिया गया है ना, चूंकि प्रवणता बराबर हमको मिला है 7/3। अब जब प्रवणता दे दिया गया है तो सूत्र इधर न लगे, लेफ्ट में लगेगा। तो प्रवणता का सूत्र हमको पता है ना, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर 7/3। ये हो गया प्रवणता का सूत्र, बस मान रखना है ना। चलिए भाई मान रखते हैं। y2 का मान हमने कितना दिखाई दिया है यहाँ पर y, तो यहाँ पर का माइनस y1 का मान मिल गया 0। देखिए यहाँ पर से, और ये हो जाएगा फिर बटा x2 माइनस x1, x2 का मान x और x1 का मान 6, मतलब x ऋण 6 बराबर, बराबर में कितना मिला है हमको 7/3, 7/3। चलिए अब हम इसको कर देते हैं 3 गुना, तो 7 में x करिए या इसको इधर गुना करिए, तो पहले मैं इसको गुना इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 3y ऋण 3 शून्य में 0 बराबर 7 में x करेंगे तो 7x ऋण में यहाँ पर आ गया 7 छक्के 40। अब देखिए इसको कर देंगे हम इधर पक्षांतरण या इसको कर देंगे इधर पक्षांतरण, सबको इधर ले आइए या इसको इधर ले जाइए।
वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसको यदि इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा 3y x 7x प्लस है ना, इधर आके हो जाएगा माइनस 42 माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस बराबर में ऋण 0 को इधर ऑप्शन कर दीजिए और यदि घटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर के सब इधर आ गया तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो आप जैसा चाहो वैसा सोच सकते हैं, सबको इधर करें, ये हो गया हमारे पास 0। तो अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिए x वाला में सब शुरू में रहता है ना, और यहाँ पर हम देखते हैं तो x वाला किस में है, माइनस में है। तो x वाले के चिन्ह को बदलने के लिए क्या करेंगे, पूरे के चिन्ह को बदल दीजिए। x वाले को प्लस करने के लिए सबके चिन्ह को बदलते हुए लिखेंगे, तो ये प्लस वाला माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए हम शुरू करते हैं, 7x हो गया माइनस से प्लस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस हो जाएगा माइनस, और बराबर में हो जाएगा 0। आप चाहो तो y के बराबर मान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा बटा में आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो आप एक काम करना, बराबर में रख देना 0, और ये जो मिला इसी को आप कह देना आंसर। तो इस तरीके से y अक्ष के लिए समीकरण का सूत्र क्या हुआ, सूत्र तो हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन हमको इसके लिए आंसर क्या प्राप्त हुआ 7x ऋण 3y ऋण 42 बराबर 0। इस तरीके से आपको अध्याय 6 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बता दिया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ ले सकें। थैंक यू।